अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली सीरीज लाश जिंदा हो गई में सुना था कि किस तरह डॉक्टर फैसल और उसके दोस्त अरशद ने कब्रिस्तान से एक लाश लेकर अपने किले में ले जाकर जिंदा कर दी और फिर उसके गले में ट्रांसमीटर लगाकर उसे अपने हुक्म के मुताबिक चलाने लगे। आखिर बहराम जासूस ने गजाला के साथ मिलकर लाश को पुराने किले में जलाकर राख कर दिया। लेकिन अब आप लाश की वापसी की पहली किस्त सुनने वाले हैं। यहां से लाश जिंदा होकर अपने हलाकत खेज सफर पर एक बार फिर रवाना होती है, मगर ये जो लाश जल चुकी थी कैसे दोबारा जिंदा हो गई? इस राज को हल करने के लिए आपको पुराने किले में वापस जाना पड़ेगा। उस रात आसमान पर बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी कि चंद डाकू उस किले में आकर ठहरे। जहां वो बैठे थे उसी जगह जमीन के गड्ढे में जली हुई लाश का ढांचा पड़ा था। अब क्या हुआ कि अचानक, लेकिन अब ज्यादा लुत्फ उठाने के लिए बेहतर है कि आप ये पूरी कहानी सुनिए। तो फिर आपकी खिदमत में पेश है कहानी लाश की वापसी का पहला हिस्सा। पुराना किला जलकर वीरान हो चुका था, उसकी छतें गिर चुकी थी, सिर्फ कहीं कहीं जली हुई दीवारें खड़ी थी और बड़े बड़े चौकोर पत्थरों के ढेर पड़े थे। यही वो खूनी किला था जहां डॉक्टर फैसल ने अपने डॉक्टर दोस्त अरशद के साथ मिलकर एक लाश पर तजुर्बा किया था और फिर उसे जिंदा करके उससे अपनी मर्जी के मुताबिक डाके डलवाए थे और फिर बेगुनाह लोगों को कत्ल करवाया था। डॉक्टर फैसल फांसी पा गया था। डॉक्टर अरशद भी लाश के हाथों कत्ल होकर अपने अंजाम को पहुंचा था। पुलिस के सुराग रसां बहराम ने अपनी अनथक मेहनत और रात दिन की सुराग रसानी से लाश का सुराग लगा लिया था। उसे पता चल गया था कि डॉक्टर फैसल ने लाश की गर्दन में एक ट्रांसमीटर लगा रखा है और वो लाश को रेडियो के जरिए कंट्रोल करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है और उससे नाजायज काम लेता है। बहराम के साथ उसकी बीवी गजाला ने भी लाश का मुइम्मा हल करने में उसकी बड़ी मदद की थी। चुनाचे एक रात पुराने किले के तहखाने में दाखिल होकर बहराम ने लाश पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी थी और शैतान डॉक्टर फैसल को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया था। बहराम की खुफिया डायरी भी पुलिस के हाथ आ गई थी। उस पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा मिल गई। हुकूमत ने बहराम को बड़ा इनाम दिया। उसने लाश को हिला करके लोगों को एक बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, लाश हलाक नहीं हुई थी, लाश जिंदा थी। आप पिछली कहानी में सुन चुके हैं कि दोनों डॉक्टरों ने एक गोरकन की मदद से कब्रों में से कई एक मुर्दा लाशों के जिस्मों के टुकड़े काटकर अपने किले की लेबोरेटरी में जोड़े थे और फिर लाश को बिजली का झटका देकर जिंदा कर लिया था और उसकी गर्दन में ट्रांसमीटर लगाकर उसे रेडियो से कंट्रोल करने लगे थे। ये लाश अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकती थी, वो रेडियो से कंट्रोल होती थी। डॉक्टर फैसल के हाथ में एक छोटा सा ट्रांसमीटर होता था जिसके बटन दबाकर वो लाश के अंदर बिजली की लहर दौड़ा देता। वो लाश को हुक्म देता, फौरन बैंक में जाकर डाका डालो, फलां आदमी को जाकर कत्ल कर दो, और लाश उसके हुक्म के मुताबिक किले की अंधेरी ठंडी कोठली से निकलकर वारदात करने रवाना हो जाती थी। अब आप ये भी सुन चुके हैं कि डॉक्टर के हाथ ऐसा गुर भी आ गया था कि वो बटन दबाकर जब और जहां चाहे लाश को गुम कर देता था और फिर जब वो जहां चाहे उसे फिर से हाजिर कर देता था। मसलन डॉक्टर ने लाश के हाथों में एक बक्स थमाया और फिर उसने गुम करने वाला बटन दबा दिया। बटन दबाते ही लाश गुम हो गई। फिर किसी दूसरी जगह पर सुई रखकर बटन दबाया तो लाश फिर से नमूदार हो गई। बैंक लूट लिए थे, वो लाश को गायब करके बैंक के अंदर पहुंचा देता, वहां से लाश से नोटों के बंडल उठवाकर गायब करता और दोबारा उसे अपने किले के कमरे में नमूदार कर देता। नोटों के बंडल खुद रख लेता और लाश को वापस कोठरी में पहुंचा देता। आखिर बुराई का अंजाम बुराई निकला। लाश को पेट्रोल डालकर बहराम सुराग रसा ने जला दिया और डॉक्टर फांसी पा गया। लेकिन जैसा कि हम अभी अभी आपको बता चुके हैं कि लाश मरी नहीं थी, वो जली जरूर थी। ये सब कुछ कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये हम आपको अभी बयान करते हैं। उसके लिए हम आपको सर्दियों की एक अंधेरी रात को वापस पुराने जले हुए किले के खंडरों में लिए चलते हैं। आप घबराएं नहीं, लाश के दोबारा जिंदा होने का मुइम्मा हल करने के लिए आपको पुराने किले में चलना ही होगा। अच्छा, अगर आप हमारे साथ इस अंधेरी खौफनाक रात में किले में नहीं जाना चाहते तो ठीक है, आप अपने नरम नरम बिस्तर में लेटे ये कहानी सुनते रहिए। हम आपको लाश के दोबारा जिंदा होने की सारी कहानी सुनाते हैं। वो एक बहुत डरावनी अंधेरी रात थी। सर्दी बहुत ज्यादा थी,
हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सर्द हवा चल रही थी। शहर से दूर जंगल के पुराने जले हुए वीरान किले पर उदासी छाई हुई थी। गिरे हुए पत्थर के ढेरों और जली हुई दीवारों के सुराखों में से सर्द भीगी हुई हवा पुरस्रार सीटियां बजाकर गुजर रही थी। जब से ये किला जलकर तबाह हुआ था, उधर कोई नहीं आता था। यहां सिवाय पत्थरों और जली हुई स्याह पथरीली दीवारों के और रखा ही क्या था कि कोई इधर आता। दिन में गुलहरियां घुमा करती या कभी कभी सांप गुजर जाता। रात को खौफनाक अंधेरी खामोशी छा जाती। किले की एक टूटी फूटी बुर्जी के सुराख में एक उल्लू आधी रात को बोला करता। उसकी डरावनी आवाज किले की तारीक वीरानी को और ज्यादा भयानक बना देती थी। हाँ, कभी कभी आधी रात को एक डाकू आकर उस किले में एक दीवार के पास खोह में अपना चुराया हुआ माल छुपाकर रात बसर किया करता था। उस डाकू का एक साथी भी था। ये दोनों शहर में किसी जगह डाका डालते। लूट मार का जो माल आता उसे वीरान किले की खोह में छुपा देते। फिर वहां से किसी रात के अंधेरे में माल निकाल कर ले जाते और उसे चोर बाजार में बेचकर मजे उड़ाते। डाके मारते हुए उन दोनों डाकुओं ने एक आदमी को कत्ल भी कर दिया था। पुलिस उनकी तलाश में थी। एक दफा उन डाकुओं ने एक ऐसे शख्स के घर में डाका डाला जहां उन्हें बिल्कुल कोरे और नए नोटों के बंडल हाथ लगे। अंधेरे में टॉर्च रोशन करके उन्होंने नोटों को बड़े गौर से देखा। पहले डाकू ने दूसरे से कहा, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी टकसाल से छप कर आए हैं। दूसरा डाकू बोला, बिल्कुल नए नोट हैं। किस्सा यूं था कि डाकू जिस घर में डाका डालने आ गए थे वहां एक ऐसा मुजरिम रहता था जो जेली नोट छापता था। उसने तहखाने में भी जेली नोट छापने वाली एक छोटी सी मशीन लगा रखी थी। ये मशीन बैटरी से चलती थी और 1 मिनट में 100 रुपए के 50 नोट छाप देती थी। मुजरिम अपने कमरे में सो रहा था कि उसे खड़ाक सुनाई दिया। आखिर वो भी एक तरह से चोर डाकू ही था। एकदम होशियार हो गया। उसके कान खड़े हो गए। डाकुओं को कोई खबर न थी कि घर का मालिक जाग चुका है। वो नोटों के बंडल अपने चमड़े के थैले में डाल रहे थे। इत्तेफाक से एक डाकू के हाथ से टार्च फर्श पर गिर पड़ी। उसका खड़ाक हुआ तो मुजरिम समझ गया कि घर में डाकू आन घुसे हैं। उसने सिराने के नीचे से पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया और फूंक फूंक कर कदम उठाता जिधर से शोर आया था उधर को चल पड़ा। वो मकान की सीढ़ियां उतरकर बड़े बेआवाज कदम उठाता निचले कमरे में आया। यहां उसे सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। साथ ही उसने टार्च की हल्की हल्की रोशनी भी देखी। वो दरवाजे की ओट में होकर आंखें खोलकर देखने लगा कि अंदर क्या हो रहा है। उसने देखा कि 2 डाकू उसकी दौलत समेट रहे हैं। उसने सोचा कि इन डाकुओं के पास भी जरूर पिस्तौल होंगे, इसलिए सोच समझकर हमला करना चाहिए। फिर वो 2 हैं। मुजरिम दरवाजे से हटकर पिछली तरफ से आ गया। अब डाकुओं को भी लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो होशियार हो गए। आंखों ही आंखों में उन्होंने कुछ इशारे किए और तेजी से एक अलमारी के पीछे आमने सामने होकर छुप गए। नकली नोट छापने वाला मुजरिम पिस्तौल हाथ में लिए हुए हौले हौले झुका झुका कमरे में दाखिल हुआ। क्या देखता है कि कमरे में डाकू नहीं है। फौरन समझ गया कि डाकू उसकी आहट पाकर छुप गए हैं। वो पीछे हटने के लिए मुड़ा ही था कि एक डाकू ने अलमारी के पीछे से निकलकर उसके सर पर इस जोर से पिस्तौल का दस्ता मारा कि वो चकराकर फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। डाकुओं ने उसके गले में फंदा डालकर उसका गला घोंटकर उसी वक्त उसे हलाक कर दिया। कमबख्त हमारे सर पर पहुंच गया था। अच्छा हुआ तुमने इस दुश्मन को कुचल दिया। मेरा ख्याल है अब हमें आराम से सारे घर की तलाशी लेनी चाहिए। दोनों डाकुओं ने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक कमरे का दरवाजा उन्होंने खोला तो अंदर मरने वाले मुजरिम का नौकर तख्त पोश पर गहरी नींद सो रहा था। डाकुओं ने उसके गले में भी फंदा डाला और एक ही झटके से उसका भी काम तमाम कर डाला। अब उनकी आंखों में खून उतर आया था और वो कई लोगों को कत्ल कर सकते थे। वो मकान के तहखाने में आ गए। यहां आकर उन्होंने एक मेज पर रखी हुई वो छोटी सी मशीन देखी जो नोट छापती थी। उस मशीन में 100 के 5 नोट पड़े हुए थे। मशीन देखकर वो हैरानी से एक दूसरे को तकने लगे। अब समझा तो ये शख्स नकली नोट छापता था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये सारे नोट नकली हैं। नकली हैं तो क्या हुआ, इनमें और असली नोटों में कोई फर्क नहीं है। दूसरे डाकू ने सर खुजाकर कहा, यार क्यों ना हम ये नोट छापने वाली मशीन ही साथ ले चलें। रोज रोज के डाके डालने और लोगों को कत्ल करने से निजात मिल जाएगी। आराम से किसी जगह बैठकर नोट छापेंगे और मजे करेंगे। पहला डाकू मुस्कुराकर बोला, बड़ा अच्छा ख्याल है, मगर हम ये मशीन लेकर जाएंगे कहाँ? मेरा मतलब है हम किस जगह बैठकर नोट छापा करेंगे। दूसरा डाकू कहने लगा, पुराने किले का खंडर कैसा रहेगा? पहला डाकू खुश होकर बोला, वाह वाह, बड़ा नेक ख्याल है,
वीरान किले में एक छोटा सा गार बना है। हम उस गार में अपना ठिकाना बनाएंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। उस वीरान किले में कोई नहीं जाता। लोग तो दिन में भी उस तरफ जाते डरते हैं। ठीक है, इस मशीन को उठाकर वहीं लिए चलते हैं। डाकुओं ने नोट छापने वाली मशीन और उसके साथ वाली तेजाब वगैरह की बोतलें उठाई और रातों रात लेकर पुराने वीरान किले के खंडर में आ गए। किले के अंदर एक गार सा बन गया था। ये गार असल में किले का एक तहखाना था, जिसकी छत आग लगने से जलकर बैठ गई थी। उन्होंने गार के अंदर जाकर नोट छापने वाली मशीन छुपा दी। सारी रात वो गार के मुंह को इधर उधर पड़े हुए पत्थरों को लाकर छुपाते रहे। पत्थरों के ऊपर उन्होंने झाड़ियां तोड़कर इस तरह डाल दी कि किसी को पता ही नहीं चल सकता था कि उन झाड़ियों के पीछे पत्थरों का एक सुराख है और सुराख के अंदर एक छोटा सा गार है, जिसके अंदर डाकुओं ने नोट छापने वाली मशीन लगा रखी है। डाकुओं का ये गार मस्कन बन गया। एक डाकू को थोड़ा बहुत काम आता था। उसने नोट छापने की कोशिश शुरू कर दी। 6 रोज तक वो मेहनत करता रहा। आखिर वो इसमें कामयाब हो गया और जब मशीन ने 100 रुपए के पहले 5 नोट छापे तो दोनों डाकू खुशी से पागल से हो गए और उन्होंने नोट हाथों में लेकर नाचना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से एक डाकू का पांव गंधक के तेजाब की एक बड़ी बोतल को लगा और सारा तेजाब पत्थरों पर बह गया। अरे ये तो बड़ा नुकसान हो गया। दूसरे डाकू ने हाथ मारकर कहा, घबराते क्यों हो? एक छोड़ 10 तेजाब की बोतलें ले आएंगे। अब तो हमारे पास नोट छापने वाली मशीन आ गई है। हमें किस चीज की कमी है? बिल्कुल ठीक है, अब तो हम बादशाह बन जाएंगे। हम ढेर सारे नोट छाप कर इस मुल्क से चले जाएंगे। नहीं, यहीं एक शानदार कोठी बनाकर रहेंगे। उस कोठी में एक शानदार रेशमी बिस्तर वाली मसहरी लगाएंगे, जहां हम आराम किया करेंगे। कमबख्त इस चोरी चकारी ने तो रातों की नींद हराम कर रखी थी। उधर तो ये डाकू बातें कर रहे थे और उधर गंधक का तेजाब पत्थरों के फर्श पर से बहता आगे चला जा रहा था। ये तेजाब बहता हुआ उसी गार की एक दीवार के सुराख में से अंदर दाखिल होने लगा। सुराख एक कब्रनुमा कोठली में चला गया था। उस कब्र में लाश का जला हुआ ढांचा पड़ा था। सुराग रसां बहराम ने लाश को पेट्रोल से जलाया था। लाश जल जरूर गई थी, मगर उसका ढांचा उसी तरह पड़ा था। वो अपनी जगह से नहीं हिला था। जिस तरह कागज को आग लगा दी जाए तो जलने के बाद भी उसका ढांचा अपनी जगह पर उसी तरह पड़ा रहता है। किले के खंडर में गार के अंदर एक पुरानी कब्र में लाश का जला हुआ ढांचा वैसे का वैसा पड़ा था। अगर कोई उसे देखता तो ऐसे ही लगता जैसे एक लाश कब्र में पड़ी है। अगरचे वो राख हो चुकी है, फिर भी उसकी खोपड़ी, हाथ पांव और गर्दन की राख अपनी जगह पर उसी तरह पड़ी थी। डाकू के पांव से लगकर गिरा हुआ गंधक का तेजाब फर्श पर बहता हुआ सुराख के अंदर से होकर ढलानी कब्र में गिरना शुरू हो गया, जिसमें लाश की राख का ढांचा पड़ा था। ये लाश किसी जिंदा इंसान की लाश नहीं थी, जैसा कि आप इस नावल की पहली किस्तों में सुन चुके हैं। उस लाश को डॉक्टर फैसल ने कई लाशों के टुकड़े जोड़कर बनाया था। फिर उसके अंदर ट्रांसमीटर फिट करके उसे रेडियो के जरिए कंट्रोल किया था। इस वजह से ये लाश नहीं रही थी, बल्कि एक मशीन बन गई थी। उस लाश के राख के ज़रात में ऐसा असर पैदा हो गया था कि अगर उनको एक खास वक्त तक गंधक के तेजाब के एटम मिलते रहे तो उसमें फिर से जिंदगी पैदा हो सकती थी। चुनाचे जब गंधक का तेजाब लाश के पांव तक पहुंचा तो पांव की राख के ज़रात ने आपस में मिलकर जमना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लाश की एक पांव के ज़रात बिल्कुल जम गए और वो फिर से गोश्त पोस्ट का मुर्दा पांव बन गया। तेजाब आहिस्ता आहिस्ता लाश के जले हुए जिस्म की राख में दाखिल हो रहा था। बाहर गार में डाकू नकली नोट छापने पर अभी तक खुशियां मना रहे थे। उनके पास नोटों के सफेद कागजों का भी थैला भरा हुआ था। उन्होंने कितने सारे नोट छापकर जेबों में ठूंसे और गार के मुंह को पत्थरों और झाड़ियों से बंद करके बाहर निकल गए। उन्होंने अपने हुलिये बदल रखे थे। शहर 2 आदमियों के कत्ल और डाके की खबर मशहूर हो चुकी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था और तफ्तीश शुरू कर दी थी। ये कत्ल और डाके का एक आम केस था। सुराग रसां बहराम को इसमें गैर मामूली दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए आम पुलिस ही काफी थी। कातिल लाश और डॉक्टर फैसल को हलाक करने के बाद बहराम मुतमईन हो गया था। उसके ख्याल में एक बहुत बड़ी बला सर से टल गई थी। वाकई लाश एक बहुत बड़ी बला थी। उसने शहर में ही कोहराम मचा दिया था। लेकिन बहराम को क्या खबर थी कि वही बला एक बार फिर जिंदा हो रही थी। बहराम ने 1 महीने की छुट्टी ली और अपनी बीवी गजाला को साथ लेकर सैरो सियाहत करने एबटाबाद की पहाड़ियों में चला गया। पुलिस ने कत्ल की जगह पर जाकर मुजरिम और उसके नौकर की लाशें अपने कब्जे में कर लीं। उन्हें मालूम हो चुका था कि कत्ल होने वाला बहुत बड़ा मुजरिम था, जिसकी पुलिस को अरसे से तलाश थी। वारदात की जगह पर पुलिस को उंगली और पांव के निशान भी मिले। ये निशान महफूज कर लिए गए। दफ्तर के रिकॉर्ड में आकर पता चला कि ये निशान जेल से भागे हुए 2 कातिल डाकुओं के हैं। पुलिस ने उनकी तलाश में जगह जगह छापे मारने शुरू कर दिए। दोनों डाकू हुलिया बदलकर शहर के एक होटल में बैठे बड़े मजे से मुर्ग पुलाव उड़ा रहे थे। इत्तेफाक से पुलिस के सिपाही उस होटल में भी आ गए। डाकू डरे,
लेकिन उन्होंने अपने चेहरे बिल्कुल ही बदल रखे थे, इसलिए बड़े इत्मीनान से बैठे खाना खाते रहे। पुलिस भी उन्हें ना पहचान सकी। खाना खाने के बाद दोनों डाकू सिनेमा देखने चले गए। उधर डाकू सिनेमा देख रहे थे और इधर वीरान किले के तहखाने में कब्र में गंधक का तेजाब अपना करिश्मा दिखा रहा था। कब्र में जली हुई लाश की एक टांग फिर से मुर्दा गोश्त पोस की टांग बन चुकी थी। तेजाब कभी जाया नहीं जाता, वो अगर मिट्टी पर भी गिर जाए तो उसकी तहों में जा पहुंचता है, और ये तेजाब पथरीले फर्श पर गिरा था। वो सारे का सारा कब्र में आ गया था और आहिस्ता आहिस्ता लाश के जले हुए ढांचे में जज्ब हो रहा था। रात को डाकू खो में वापस आ गए। उस वक्त तक लाश का आधा हिस्सा फिर से गोश्त पोस का बन गया था। अभी आधी लाश उसी तरह राख का ढांचा ही थी। डाकू सो गए। सारी रात गंधक का तेजाब लाश की राख के जर्रों में आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होता रहा। दूसरे दिन डाकू नकली नोट बनाने चले गए। वो शाम को वापस आए। उन्होंने नोट तब्दील करा लिए थे और अपने साथ खाने पीने की बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाए थे। आधी रात तक वो खाना खाने के बाद शोर मचाते रहे, फिर गहरी नींद सो गए। उस रात भी तेजाब लाश में जज्ब होता रहा। दूसरा दिन और अगली रात भी गुजर गई। अब लाश सारी की सारी फिर से गोश्त पोस की बन गई थी। सिर्फ उसका चेहरा बाकी रह गया था। चौथे रोज बड़ी सख्त सर्दी थी और शहर में दिन के वक्त बादलों के आ जाने और सर्दी की वजह से इतनी ज्यादा धुंध फैली हुई थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। सड़कों पर मोटरों की बत्तियां रोशन थी, खंभों के बल्ब भी जला दिए गए थे। उस रोज डाकू ने शहर के करोड़पति सौदागर की इकलौती बच्ची नजमा को अगवा करने का प्रोग्राम बनाया था। वो बच्ची को अगवा करके उसके बाप से बच्ची की रिहाई के एवज हीरों का हार वसूल करना चाहते थे, जो एक खानदानी और बेहद कीमती हार था। डाकुओं को मालूम था कि वह दिन के वक्त सौदागर अपने दफ्तर में होता है और घर पर सिवाय 2-4 नौकरानियों और उसकी बीवी के और कोई नहीं होता। वो दिन के वक्त नन्ही नजमा को अगवा करना चाहते थे। नजमा 5वीं जमात में पढ़ती थी और बड़ी प्यारी प्यारी नीली आंखों वाली बच्ची थी। उसके बाल सुनहरी थे और वो बड़ी भोली भाली बातें किया करती थी। नजमा के माँ बाप उससे बड़ा प्यार करते थे। खराब मौसम, गहरी धुंध और सख्त सर्दी की वजह से सड़कें वीरान वीरान सी थीं। बहुत कम लोग गाड़ियों में बैठे सड़क पर से गुजर रहे थे। डाकुओं ने एक टैक्सी किराए पर ली और सौदागर की आलीशान कोठी से जरा दूर बाग के किनारे उतर पड़े। वो कोठी के पिछले हिस्से की दीवार फांदकर अंदर दाखिल होना चाहते थे। उस वक्त नजमा अपनी नौकरानी की गोद में बैठी खेल रही थी। उसकी अम्मी रेशमी कमीज पर कोई बेल काट रही थी। दूसरी नौकरानियां और नौकर ऊपर बावर्ची खाने में शाम के खाने की तैयारी में मसरूफ थे। डाकू धुंध में छुपते छुपाते दरख्तों के पीछे पीछे होते कोठी की पिछली दीवार के पास आ गए। उन्होंने दीवार के ऊपर रस्सी फेंकी, कमंद बनाई और बारी बारी करके सौदागर की कोठी के अंदर कूद गए। वो लान के घास पर कूदे, जिसकी वजह से उनके कूदने का शोर न पैदा हो सका। फिर वो झुके झुके बड़े बड़े गमलों के पीछे छुपते उस खिड़की के पास आ गए, जिसके शीशे में से अंदर सारा कमरा नजर आता था। उन्होंने देखा कि नजमा को नौकरानी गोद में लिए बैठी है। वो सोचने लगे कि उसे कैसे अगवा किया जाए। उनकी किस्मत अच्छी थी। ठीक उस वक्त नजमा की अम्मी ने नौकरानी से कहा, इसे मेरे पास छोड़कर मुझे ऊपर से वो टोकरी ला दो जिसमें रेशमी धागे पड़े हैं। नौकरानी ने नजमा को गोदी से उतारा और ऊपर चली गई। कुछ देर तो नजमा उसी जगह खेलती रही। फिर वो नन्हे नन्हे कदम उठाती कमरे के दरवाजे में से गुजरकर बरामदे में आ गई। माँ ने सोचा कि बच्ची कहाँ जा सकती है, घर में ही खेल रही है। डाकुओं ने नजमा को बरामदे में आते देखा तो उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। अंधा क्या चाहे दो आंखें, वो तो यही चाहते थे। वो झुके झुके दबे पांव बाग की धुंध में से गुजरकर बरामदे की तरफ आ गए। बदकिस्मती से नजमा बरामदे में खेलने की जगह सीढ़ियां उतरकर बाग में आ चुकी थी। बस हमला करके झपट लेने का यही एक मौका था। डाकुओं ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और एक डाकू जेब से रुमाल निकालकर आगे बढ़ा। नजमा के पास पीछे से जाकर उसने पलक झपकते ही रुमाल उसके मुंह पर रख दिया। नन्ही बच्ची ने खिंचकी ली और बेहोश हो गई। डाकू उसे बगल में दबाए दीवार के पास आ गया। दोनों ने बारी बारी कोठी की दीवार फांदी और बेहोश नजमा को लेकर सड़क पर आ गए। यहाँ उन्होंने ये जाहिर किया जैसे नजमा उनकी अपनी बच्ची है और गहरी नींद सो रही है। वैसे भी सड़क पर सर्दी और धुंध की वजह से लोगों की आमदोरफ्त बहुत ही कम थी। उन्हें एक टैक्सी मिल गई। टैक्सी में बैठकर वो शहर के बाहर एक तालाब तक आए। यहाँ से वो पैदल ही वीरान किले के खंडर में आ गए। उधर जब नजमा की तलाश शुरू हुई तो मालूम हुआ कि बच्ची तो घर में कहीं भी नहीं है। बस फिर क्या था, एक क़यामत मच गई। उसकी माँ को गश आ गया। नजमा के बाप को फोन किया गया। वो भी परेशान हाल कोठी में दाखिल हुआ। पुलिस को इत्तला दी गई। हर तरफ बच्ची की तलाश शुरू हो गई। किसी की समझ में नहीं आता था कि बच्ची कहाँ चली गई। पुलिस ने कोठी के बाग में पांव के निशान देखे। तहकीक करने पर पता चला कि ये उन कातिलों के पांव के निशान हैं जिन्होंने इससे पहले शहर में कई जगहों पर डाके डाले थे। शहर में 4-5 रोज के अंदर अंदर 2 कत्ल हो गए थे
और एक बहुत अमीर सौदागर की बच्ची अगवा हो गई थी। पुलिस एकदम हरकत में आ गई। उसी वक्त इंस्पेक्टर जनरल की हिदायत पर बहराम को एबटाबाद में तार दिया गया कि फौरन वापस आ जाओ। सुराग रसां बहराम बड़े मजे से नाश्ते की मेज पर बैठा आलूओं के खस्ता कतले खा रहा था और अखबार भी पढ़ रहा था। अखबार में उसने नजमा के अगवा की सनसनीखेज खबर पढ़ ली थी। उसकी बीवी गजाला काफी की केतली लेकर आई तो बहराम ने कहा, मालूम होता है ये कोई डाकुओं का गिरोह है जो शहर में कत्ल, डाका और अगवा की वारदातें कर रहा है। गजाला ठंडा सांस भरकर कहने लगी, मुझे तो ये डर है कि कहीं हमारी सैरो तफरी हराम ना हो जाए, तुम्हें वापस दफ्तर ना बुला लिया जाए। बहराम ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं। पीछे कैप्टन आर्थर जो मौजूद है अभी अभी स्कॉटलैंड यार्ड से आया है, उसके होते हुए भला मेरी क्या जरूरत महसूस होगी। गजाला ने कॉफी प्याली में डालते हुए कहा, खुदा करे ऐसा हो, पर मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी सैर के दिन पूरे हो गए हैं। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि नौकर एक तार लेकर आ गया। गजाला ने तार खोलकर पढ़ा और एक आह भरकर बहराम के आगे रख दिया। ये लो पढ़ लो। जिससे डरते थे वही बात हो गई। बहराम ने तार पढ़ा तो सर खुजाकर बोला, मालूम होता है हालात काबू से बाहर हो गए हैं। कोई बड़ा चालाक और होशियार गिरोह शहर में घुस आया है जो कैप्टन आर्थर भी आजिज आ गया। गजाला ने पूछा, फिर अब क्या होगा? बहराम मुस्कुराकर बोला, वापस जाना पड़ेगा, और क्या होगा। उसी रोज बहराम ने बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी गाड़ी में रखा और शाम तक वापस शहर पहुंच गया। पुलिस हेडक्वार्टर में आते ही उसने केस का गौर से मुताला शुरू कर दिया। डाकुओं के पांव और उंगलियों के निशान देखे, उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी, जेल में जाकर उनके बारे में सारी बातें मालूम की। ये 2 डाकू थे जो जेल से फरार हो गए थे और वारदातें कर रहे थे। बहराम ने पूरी जिम्मेदारी से केस की तफ्तीश शुरू कर दी। उसने रात को घर आकर खाने की मेज पर गजाला से कहा, ये दोनों कातिल जेल से भागे हुए हैं, जाहिर है वो शहर में अपने किसी राजदार के पास ठहरे हुए होंगे। गजाला ने कहा, लेकिन उन्हें नजमा को अगवा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत? वो नजमा को अगवा करके सौदागर को ब्लैकमेल करेंगे। कल तक जरूर नजमा के बाप को फोन आ जाएगा कि इतनी रकम फला जगह पहुंचा दो और लड़की वापस ले जाओ। अगर रकम नहीं पहुंचाओगे या पुलिस को इतला करोगे तो लड़की को कत्ल कर दिया जाएगा। ये तो बड़ी बुरी बात होगी। मैं इससे पहले डाकुओं को गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ। दूसरे रोज ही नजमा के बाप को फोन पर डाकू ने कहा कि तुम्हारे पास जो हीरों का हार है वो लेकर एक खास जगह पर आ जाओ और अपनी बच्ची को वापस ले जाओ। खबरदार, अगर तुमने पुलिस को इतला की तो तुम्हारी बच्ची को कत्ल करके लाश तुम्हारी कोठी में पहुंचा दी जाएगी। तुमने छुप कर भी पुलिस को बताया तो हमें पता चल जाएगा। नजमा का बाप फोन सुनकर परेशान हो गया। उसने किसी से फोन के बारे में बात ना की, न अपनी बीवी से और न पुलिस इंस्पेक्टर से। उसने दिल में फैसला कर लिया था कि वो पुलिस को इतला देकर अपनी प्यारी बच्ची की जिंदगी खतरे में नहीं डालेगा। वो हीरो का हार डाकुओं के हवाले कर देगा और अपनी बच्ची को जिंदा सलामत वापस ले आएगा। बच्ची की जिंदगी उसकी सारी दौलत से ज्यादा कीमती थी। वो डाकुओं के दूसरे फोन का इंतजार करने लगा। दूसरे रोज ठीक वक्त पर डाकू ने फोन किया और पूछा, तुमने क्या सोचा है? नजमा के बाप ने साफ साफ बता दिया कि वो हीरो का हार उसके हवाले कर देगा। पुलिस को कोई खबर नहीं करेगा, उसकी बेटी उसे वापस कर दी जाए। डाकू ने कहा, ठीक है, तुम कल शाम दरिया के पुराने पुल पर हार लेकर आ जाना, तुम्हारी बच्ची वहां मौजूद होगी। खबरदार, अगर पुलिस साथ आई तो हम अगरचे गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बच्ची को हरगिज हरगिज जिंदा न छोड़ेंगे। नजमा के बाप ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैं किसी को कानो कान खबर न होने दूंगा। मैं अकेला ही हार लेकर आऊंगा। ठीक है, हम कल शाम अंधेरा होने के बाद पुराने पुल पर तुम्हारा इंतजार करेंगे और मेरी बच्ची वो हमारे साथ होगी। रात को डाकू वीरान किले के खो में सो गए। दूसरे दिन की शाम को वो लड़की को साथ लेकर दरिया के पुराने पुल पर जा रहे थे। उन्होंने आपस में मशवरा करके फैसला कर लिया था कि वो बच्ची को बहुत पीछे रखेंगे और पहले इस बात की तसल्ली करेंगे कि पुलिस साथ तो नहीं आई। दूसरी तरफ तहखाने की कब्र में लाश गर्दन से ऊपर तक जिंदा हो चुकी थी। तेजाब आहिस्ता आहिस्ता लाश के सर की तरफ पहुंच रहा था। आधी रात के बाद लाश सारी की सारी फिर से गोश्त पोस्त की बन चुकी थी, मगर उसमें किसी किस्म की हरकत नहीं थी। वो कब्र के अंधेरे में लेटी पथराई हुई आंखों से छत को देख तक रही थी। नन्ही नजमा उसी खो में एक जगह खुश्क घास पर रोते रोते सो चुकी थी। लाश अगरचे हरकत नहीं कर सकती थी, लेकिन वो देख सकती थी और सुन भी सकती थी। थोड़ी देर पहले उसने दीवार के पार नजमा के रोने और 2 आदमियों के उसे डांटने, झिड़कने और मारने की आवाजें सुनी थी। लाश को पिछली बातें बहुत कम याद रह गई थी। वो हैरान हो रही थी कि वो फिर से जिंदा कैसे हो गई। उसे तो बहराम ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। लाश ने अपने हाथों और पांव को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। उसके हाथ पैर, उसका सारा जिस्म पत्थर की तरह सख्त और बेजान था। ये वो रात थी जिस रात बड़ी सख्त सर्दी थी। ये वो रात थी जहां से हमने इस कहानी को शुरू किया था, जब चारों तरफ गहरी धुंध छाई थी
हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अंधेरे में कुछ नजर न आता था। पुराने किले की वीरान बुर्जी में उल्लू की खौफनाक आवाज बार बार गूंजती थी। लाश अपनी कब्र में बेजान पड़ी थी। नजमा गार में सो रही थी। डाकू भी सो रहे थे। इतने में आसमान पर बड़े जोर की रोशनी हुई। बिजली जोर से कड़की और उसकी एक लहर किले पर गिरी। ये बिजली की लहर किले की दीवार फाड़कर सीधी लाश के जिस्म से आकर टकराई और जमीन में जज्ब हो गई। आसमानी बिजली के टकराते ही लाश में हरकत पैदा हो गई। लाश बड़े आराम से कब्र में उठकर बैठ गई। बिजली के कड़ाके से डाकू जाग पड़े। नजमा भी हड़बड़ाकर उठ बैठी और जोर जोर से रोने लगी। कब्र में उठकर बैठी हुई लाश ने किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो उसने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाकर दीवार की तरफ देखा। उस टूटी फूटी दीवार के पीछे से बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। आसमानी बिजली गिरने से किले के तहखाने की बची खुची छत भी फट गई थी और लाश के सर और कंधों पर मलबे की मट्टी गिरी हुई थी। डाकुओं ने उठकर नजमा को 2-3 थप्पड़ मारकर चुप कराया और आपस में बातें करने लगे। किले पर आसमानी बिजली गिरी थी। खुदा ने हमें बचा लिया, नहीं तो जलकर भस्म हो गए होते। गार की दीवार के परली तरफ बिजली गिरी है। हम मरते मरते बचे। अब सो जाओ यार, अभी आधी रात बाकी है। कितनी डरावनी रात है। बादल जोर से गरजा। बिजली एक बार फिर कड़की। बादल एक बार फिर जोर से गरजा। एक भयानक धमाका हुआ जिसकी गूंज ने किले के पीछे फैले हुए सारे के सारे जंगल को दहला दिया। नजमा पुराने कंबल के नीचे सहमी हुई सो गई। दोनों डाकू भी सिमट सिमटाकर सोने की कोशिश कर रहे थे। दीवार के पीछे टूटे हुए तहखाने की कब्र में लाश उसी तरह आलती पालती मारे बैठी थी। वो बिल्कुल सामने सेद में पत्थरों की दीवार को देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले उसे जिस बच्ची के रोने की आवाज आई थी, अब वो आवाज नहीं आ रही थी। लाश का दिमाग बहुत आहिस्ता आहिस्ता सोचता था। वो इतना अक्लमंद नहीं था जितना कि एक आम आदमी का दिमाग अक्लमंद होता है। लाश का दिमाग सोच रहा था कि यह बच्ची के रोने की आवाज कहां से आई थी और ये आवाज अब क्यों नहीं आ रही। रात आधी से ज्यादा गुजर गई। बादल गरज रहे थे। बारिश शुरू हो गई। सर्दी में दांत बज रहे थे। किले की पुरानी बुर्जी पर उल्लू भी अपनी खो में दुबक कर बैठा हुआ था। सर्दी, बारिश और अंधेरे की दहशत की वजह से वो भी खामोश हो गया था। दोनों डाकू कोने में पड़े कंबलों में लिपटे सो गए थे। नजमा भी सो रही थी, सिर्फ लाश जाग रही थी। बिजली फिर एक बार जोर से कड़की। उसकी गूंज से एक डाकू की आंख खुल गई। ये डाकू पहले ही से कुछ डरा हुआ सा था और डर की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। अभी बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी थी कि बादलों की जोरदार गरज ने उसे जगा दिया। उसने कंबल में से बाहर सर निकालकर देखा। नजमा कोने में सो रही थी। पास ही उसका साथी डाकू भी खराटे ले रहा था। डाकू ने कंबल मुंह के ऊपर कर लिया और सोने की कोशिश करने लगा। अब ऐसा हुआ कि तहखाने की कब्र में बैठी हुई लाश ने अपना एक हाथ कब्र में से बाहर निकालकर किनारे पर रखा तो एक पत्थर वहां से फिसलकर कब्र में दूसरे पत्थरों पर जा पड़ा। उसकी आवाज पर डाकू चौकन्ना हो गया। उसको ख्याल आया कि कहीं पुलिस बच्ची को बचाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वहां ना पहुंच गई हो। उसने सोचा कि उठकर देखभाल करनी चाहिए। डाकू अपने साथी को जगाए बगैर उठा। कंबल में से निकलकर वो दबे पांव झुके झुके उसी तरफ को चल पड़ा जिधर से पत्थर के गिरने की आवाज आई थी। आगे बढ़ते बढ़ते वो तहखाने की टूटी फूटी दीवार के पास आ गया। यहां दीवार में एक सुराख था जिसमें से बमुश्किल एक आदमी गुजर सकता था। डाकू को यकीन था कि आवाज उस सुराख के अंदर से आई है। पहले तो वो अंदर जाते हुए डरा। फिर उसने सोचा कि अगर उसने बुजदरी से काम लिया तो हो सकता है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले और वो डाके और कत्ल के जुर्म में फांसी के तख्ते पर चढ़ जाए। वो डरते डरते छुप छुप कर कदम आगे धरते दीवार के सुराख में दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा था। डाकू को महसूस हुआ कि वो किसी खंडर की नीची छत के तले आ गया है। वो दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर लाश ने अपनी पथराई हुई तेज आंखों से डाकू को देख लिया था। लाश कब्र में बैठी हुई थी। उसकी टांगें फैली हुई थी। एक हाथ कब्र से बाहर था और वो अपनी बेनूर आंखों से डाकू को टिकटिकी बांधे देख रही थी। लाश ने दूसरा हाथ भी कब्र से बाहर निकाल लिया। उसके हाथ बाहर निकालने से आहट सी हुई। डाकू घबराकर पीछे हटा तो वो एक बड़े सारे पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। उठने की कोशिश करते हुए उसने अंधेरे में जो देखा तो उसे आधी जमीन के अंदर गड़ी हुई एक लाश नजर आई जो उसकी तरफ ठंडी बेनूर दहशतनाक पथरीली आंखों से देख रही थी। इससे पहले कि डाकू चीख मारता, लाश के एक हाथ ने हरकत की और बिजली जैसी तेजी के साथ डाकू की गर्दन पर इस जोर से पंजा मारा कि उसकी गर्दन टूटकर शाने पर एक तरफ को ढलक गई और डाकू उफ किए बगैर ही मर गया। न जाने लाश के जी में क्या आई कि वो डाकू को हलाक करने के बाद बड़ी खामोशी से कब्र के अंदर दोबारा चित लेट गई और उसने अपने दोनों बाजू अपने सीने के ऊपर कर लिए। शायद लाश ने सोचा था कि उसका वो दुश्मन जहन्नुम में पहुंच गया है जो उसे कब्र में अपने शोर की वजह से परेशान कर रहा था। बहरहाल जो कुछ भी था
अब लाश एक बार फिर अपनी कब्र में लेट गई थी। अब दूसरे डाकू की सुने। वो बड़े मजे से कंबल में दुबका खराटे ले रहा था कि बादल जोर से गरजा, जिसकी वजह से उसकी भी आंख खुल गई। उसने अपने साथी को आहिस्ता से आवाज दी। उसका उसे कोई जवाब ना आया। उसने अपने साथी के बिस्तर पर हाथ मारा। बिस्तर खाली था। उसने एक बार फिर आवाज दी। ये आवाज अंदर कब्र में लेटी हुई लाश ने भी सुन ली थी। डाकू का साथी वहां नहीं था। डाकू उठकर अपने साथी को तलाश करने लगा। आखिर वो कहां चला गया? डाकू तहखाने की टूटी फूटी दीवार के पास आकर रुक गया। हो सकता है उसका साथी अंदर चला गया हो। डाकू ने सुराख के पास मुंह ले जाकर आहिस्ता से अपने साथी को आवाज दी। आवाज सुनकर कब्र में लेटी हुई लाश ने एकदम से गुस्से में आंखें खोल दी और तहखाने की छत को घूरने लगी। लाश की आंखों में गुस्सा और नफरत थी, मगर इस बार लाश ने अपनी जगह से कोई हरकत नहीं की थी। वो दम साधे खामोशी से कब्र के अंदर पड़ी रही थी। डाकू अपने साथी की तलाश में अंधेरे में फूंक फूंक कर कदम रखता तहखाने के अंदर आ गया। उसे भी अंधेरे में कुछ सुझाई नहीं दे रहा था और वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी वक्त बिजली चमकी और बादल जोर से गरजा। बिजली की हल्की सी चमक छत के किसी सुराख में से अंदर आ गई। उस चमक में डाकू ने अपने साथी की लाश को देखा, जो एक जगह गड़े के पास औंधे मुंह पड़ी थी। डाकू ने लपक कर उससे कंधे से पकड़कर उठाने की कोशिश की, मगर उसकी गर्दन मरे हुए तोते की गर्दन की तरह एक तरफ को लटक रही थी। उसको किसने कत्ल किया? इस वीरान गार के खंडर में कौन आ गया? डाकू को पसीना आ गया। अगर उसका साथी हलाक हो गया है तो उसकी जिंदगी भी खतरे में थी। वो अपने साथी की लाश को तो भूल गया और अब उसे अपनी जिंदगी की फिक्र पड़ गई थी। बिजली एक बार फिर चमकी। डाकू को बिजली की चमक में एक गड़ा सा दिखाई दिया। वो गड़े पर झुक गया और अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लाश उसे अंधेरे में भी बड़ी अच्छी तरह से देख रही थी। लाश ने कब्र से आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू कर दिया। डाकू कब्र पर झुका देखने की कोशिश कर रहा था कि इस गड़े में क्या है। उसे कोई खबर नहीं थी कि लाश का चेहरा उसके करीब आ चुका है। अब जो बादल गरजा और बिजली चमकी तो डाकू ने अपनी आंखों के बिल्कुल सामने एक भयानक लाश का कटा पटा चेहरा देखा। उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। उसी लम्हे लाश ने दोनों हाथों से डाकू की गर्दन को दबोचकर यूं मरोड़ दिया जैसे हाथी खरगोश को अपनी सूंड में लेकर मरोड़ डाले। दोनों डाकुओं को हलाक करने के बाद लाश आहिस्ता से उठती हुई कब्र से बाहर आ गई। वो कब्र के दोनों किनारों पर अपने कटे फटे बड़े बड़े पांव रखे खड़ी हो गई। लाश ने हौले हौले गर्दन घुमाकर बाएं और दाएं जानिब देखा। फिर वो खामोशी से चलती हुई दीवार के सुराख की तरफ बढ़ी। वो झुककर सुराख में से गुजरी और दीवार की दूसरी तरफ आ गई। वहां अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन लाश को अंधेरे में भी दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि गार में दीवार के साथ कोई इंसान कंबल ओढ़े सो रहा है। जरूर ये भी कोई उसका दुश्मन था, जरूर ये भी कोई डाकू का साथी था। लाश सोए हुए इंसान के ऊपर आकर खड़ी हो गई। फिर उसने झुककर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। लाश को कंबल में से हल्के हल्के बिल्ली जैसे खराटों की आवाज सुनाई दी। लाश के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे आधी रात को किसी कुएं में से चुड़ैल के रोने की आवाज आए। लाश ने एक हाथ मारकर कंबल को परे फेंक दिया। कम से नजमा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने अपने ऊपर झुकी हुई दो खौफनाक आंखों को देखा तो चीख मारकर बेहोश हो गई। लाश वहीं की वहीं ठिठक गई। ये किसी कम से लड़की की चीख थी। लाश ने देखा उसके सामने पत्थरों पर एक भोली भाली सी लड़की दहशत से बेहोश पड़ी थी। लाश का हाथ बेहोश नजमा के सर की तरफ बढ़ा। ये खुरदरा चौड़ा हाथ नजमा के सर के ऊपर जाकर रुक गया। फिर लाश के हाथों की मोटी मोटी भद्दी कीचड़ से बड़ी हुई उंगलियां नजमा के बालों में फिरने लगीं। लाश ने नजमा को उठाकर कंधे पर डाला और गार से बाहर की तरफ चल पड़ी। गार के मुंह पर लगी हुई ईंटों को लाश ने एक लात मारकर गिरा दिया। बाहर बड़े जोर की बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और बादल बार बार गरज रहा था। ऐसी सर्द और भयानक रात थी कि परिंदे घोंसलों में अपने बच्चों को समेटे सहमे हुए बैठे थे। लाश ने गार में वापस आकर जमीन पर से कंबल उठाकर बेहोश नजमा के ऊपर डाला और गार से बाहर निकलकर बारिश और बादलों की गरज और कीचड़ में आहिस्ता आहिस्ता अपने भारी भरकम कदम उठाती एक तरफ को चल पड़ी। दूसरे रोज शाम हुई तो नजमा का बाप अपने खानदानी हीरों की संदूकची लेकर शहर से बाहर दरिया के पुराने पुल की तरफ चल दिया। उसे कोई खबर नहीं थी कि एक रात पहले लाश के हाथों दोनों डाकू कत्ल हो चुके थे और लाश उसकी कमसिन बच्ची को कंधे पर डालकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी थी। बच्ची के बाप को यह भी मालूम नहीं था कि उसने डाकुओं के साथ टेलीफोन पर जो बातचीत की थी उसकी पुलिस को खबर हो गई थी और सुराग रसां बहराम उसका छुपकर पीछा कर रहा था। पुलिस को यह इत्तला टेलीफोन ऑपरेटर ने दी थी, जिसको पुलिस ने हिदायत कर रखी थी कि वो नजमा के ताजिर बाप के फोन पर कान लगाए रखे। नजमा का बाप अपनी स्याह रंग की गाड़ी में बैठकर बड़ी खामोशी से घर से दरिया के पुराने पुल की तरफ चल दिया। दरिया का यह पुल शहर से दूर पहाड़ी टीलों के दरमियान बना हुआ था। यहाँ से जंगल शुरू हो जाता था जो ऊपर जाकर हिमालय के पहाड़ों से मिल गया था। बहराम सुराग रसां भी बड़ी होशियारी से अपनी गाड़ी में बैठकर नजमा के बाप के पीछे पीछे रवाना हो गया।
बहराम ने अपनी गाड़ी नजमा के बाप से काफी पीछे रखी थी ताकि उसे मालूम ना हो सके कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पुराने पुल के एक तरफ घनी झाड़ियों में नजमा के बाप ने अपनी कार खड़ी की और हीरो का संदूकचा हाथ में लेकर पुल पर आकर एक सतून की ओट में खड़ा हो गया। शाम का अंधेरा रात की स्याही में घुल मिल गया था। नजमा का बाप अंधेरे में आंखें फाड़े गौर से डाकुओं को देखने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी बच्ची की जिंदगी की दुआएं मांग रहा था। अपनी बेटी की खातिर ये हीरे तो क्या, वो अपनी जान भी निछावर कर सकता था। वो बेचैनी से डाकुओं का इंतजार कर रहा था जो उससे खानदानी जवाहरात लेकर उसकी प्यारी बच्ची उसके हवाले कर दें, मगर डाकुओं का कहीं नामो निशान तक न था। उसने आहिस्ता से आवाज दी, मैं नजमा का बाप बोल रहा हूँ, मुझसे जवाहरात ले लो और मेरी बच्ची मेरे हवाले कर दो। उसने कई बार अंधेरे और दरिया किनारे की खामोशी में पुकारा, मगर कोई जवाब न मिला। नजमा के बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो सिसकियां भरकर रोने लगा। इतने में उसने अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस किया। नजमा का बाप जल्दी से बोला, तुम आ गए, ये लो जवाहरात, मेरी बच्ची नजमा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। मैं बहराम हूँ सेठ साहब, पुलिस इंस्पेक्टर बहराम। डाकू नहीं आएंगे। नजमा के बाप की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसने रोते हुए कहा, पुलिस यहाँ भी मेरे पीछे आ गई। वो तुम लोगों के खौफ से यहाँ नहीं आए, तुमने मुझे मेरी बेटी से महरूम कर दिया है। आह या खुदा, मेरी प्यारी बेटी कहाँ है? नजमा का बाप सुराग रसा बहराम के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। बहराम ने उसके शाने पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली दी और कहा, सेठ साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने पुलिस के साथ ताउन किया तो आपकी बच्ची जरूर आपको मिल जाएगी। आपको पुलिस से ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी कि आप डाकुओं को मिलने जा रहे हैं। नजमा का बाप रुमाल से आंखें साफ करते हुए बोला, आप लोगों को पता तो चल ही गया था, डाकू फिर भी मेरी बच्ची मुझे हवाले करने नहीं आए। आपने क्या कर दिखाया? बहराम ने कहा, बहरहाल हमें उम्मीद है कि आइंदा आप पुलिस को हर बात से बाखबर रखेंगे। डाकुओं के ना आने से मुझे भी हैरानी हुई है। पुलिस ने इर्द गिर्द का सारा इलाका छान मारा है, डाकू कहीं भी नहीं है। आइए वापस चलें। नजमा बेटी को तलाश करने का काम पुलिस पर छोड़ दें। हम आपकी बच्ची वापस लाकर ही दम लेंगे, लेकिन आगे से डाकू आपसे किसी किस्म की बात करें तो आप मुझे इतला करनी ना भूलें, इसमें आप ही का फायदा है। नजमा के बाप ने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं, अपनी सारी पुलिस को लेकर यहाँ से चले जाएं। डाकू आप लोगों की वजह से यहाँ नहीं आ रहे, वो जरूर आस पास कहीं छुप कर बैठे हैं। मेरी बच्ची जरूर उनके पास है। आपके जाने के बाद वो लोग मेरी बच्ची साथ लेकर मेरे पास जरूर आएंगे। आप लोग चले जाएं, खुदा के लिए चले जाएं। नजमा का बाप जोर जोर से पुकारने लगा, नजमा बेटी, मुझे जवाब दो, तुम कहाँ हो? तुम जहां कहीं भी हो मुझे आवाज दो। शुरू रात के सन्नाटे में टीलों और दरिया किनारे के जंगल में एक दुखी बाप की फरियाद गूंज कर खामोश हो गई। किसी नजमा ने अपने गमजदा बाप की आवाज का जवाब न दिया। बहराम ने नजमा के बाप के कंधे पर बड़ी हमदर्दी के साथ हाथ रखा और कहा, सेठ साहब, हौसले से काम लें, आपको आराम की जरूरत है। यकीन करें, हम आपकी बच्ची को बहुत जल्द तलाश कर लेंगे। आइए वापस घर चलें। नजमा के बाप ने गम से सर झुका दिया। बहराम उसे सहारा देता हुआ उसकी गाड़ी तक लाया। अब पुलिस के कुछ सिपाही भी वहां झाड़ियों में से निकलकर सामने आ गए थे। उनके हाथों में राइफलें थीं। बहराम ने नजमा के बाप को एक कांस्टेबल के हवाले करते हुए कहा, सेठ साहब को इनकी कोठी पर छोड़ाओ। बहराम नहीं चाहता था कि इस परेशानी के आलम में सेठ खुद गाड़ी चलाए। नजमा का बाप टूटे हुए दिल पर हाथ रखे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। कांस्टेबल ने गाड़ी स्टार्ट की और सेठ की कोठी की तरफ रवाना हो गया। सुराग रसा बहराम वापस अपनी गाड़ी की अगली सीट पर खामोशी से बैठ गया। गाड़ी झाड़ियों की ओट में अंधेरे में खड़ी थी। वो सोचने लगा कि डाकुओं को जबकि हीरे जवाहरात के मिल जाने की पूरी उम्मीद थी तो फिर वो क्यों नहीं आए? क्या उन्हें खबर हो गई थी कि पुलिस सेठ के पीछे पीछे आ रही है? शायद ऐसा ही हो, क्योंकि इस किस्म के डाकुओं को सीआईडी भी बड़ी जबरदस्त होती है। उनके साथी शहर में भिखारियों का भेष बदलकर भीख मांगते फिरते हैं। ये लोग एक एक पल की खबर देते हैं। फिर बहराम ने सोचा कि वहां कुछ देर ठहर कर डाकुओं का इंतजार करना चाहिए, क्या मालूम वो आ ही जाए। बहराम अपनी गाड़ी की अगली सीट पर बैठा इंतजार करने लगा। अब रात भीग जली थी। पिछली रात की मूसलाधार बारिश के तूफान के बाद आसमान धुल गया था और नीले आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। सर्दी बहुत ज्यादा थी। बहराम ने अपने लंबे कोट के कॉलर ऊपर उठा रखे थे और गले में गर्म मफलर लपेट रखा था। बहराम को वहां बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया। डाकुओं में से कोई भी पुराने पुल पर दिखाई न दिया। पुल सितारों की धीमी धीमी रोशनी में बहराम को साफ दिखाई दे रहा था। उसे यकीन हो गया कि डाकुओं को खबर कर दी गई है कि पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। अब वो वहां नहीं आएंगे और नजमा के बाप को किसी और जगह मिलने के लिए फोन करेंगे या उसे किसी दूसरे तरीके से मिलने की कोशिश करेंगे। टेलीफोन पर उन्हें भरोसा नहीं रहा। बहराम ने गाड़ी स्टार्ट की और वापस शहर की जाने के बजाय पुराने पुल पर से दरिया पार करके दूसरे किनारे पर आ गया। यहाँ एक कच्ची सड़क दरिया के साथ साथ दूर ऊपर पहाड़ी टीलों की तरफ चली गई थी।
बहराम उस सड़क पर गाड़ी चलाते हुए काफी दूर निकल गया। सड़क और सड़क के इर्द गिर्द छोटे छोटे पहाड़ी टीले सुनसान पड़े थे। सितारों की हल्की रोशनी में ये टीले बड़े भयानक नजर आ रहे थे। कहीं कहीं इन टीलों में बड़ी गुंजान झाड़ियां उगी हुई थी। बहराम इस ख्याल से उधर चला आया कि जरूर डाकुओं ने यहीं कहीं अपना ठिकाना बना रखा होगा। ये लोग जाहिर है शहर में तो नहीं रहते होंगे। शहर के तो करीब हर मकान की तलाशी ली जा चुकी थी, सिवाय पहाड़ी टीलों या उससे आगे फैले हुए जंगल के दूसरी कोई जगह न थी जहां डाकू छुप सकें। बहराम को अपने सामने एक टीले की ओर से उस पुराने किले के खंडर उभरते नजर आ गए, जहां कभी दो खूनी और शैतान डॉक्टर रहा करते थे, जिन्होंने कब्रिस्तान से लाशों के टुकड़े लाकर एक बड़ी खौफनाक लाश बनाई थी और फिर उसे किसी तरह आसमानी बिजली का झटका देकर जिंदा कर दिया था। बहराम ने बड़ी जद्दोजहद के बाद और कई सिपाहियों की कुर्बानी देकर आखिर उस लाश को जलाकर महल समेत भस्म कर दिया था। बहराम के दिमाग में पिछले सारे भयानक वाकयात एक फिल्म की तरह घूम गए। एक बार तो उसे सर्दी में भी मोटर के अंदर बैठे बैठे पसीना आ गया। अगर खुदा ना करे यहाँ लाश आ गई तो क्या हो। बहराम की आंखों के आगे लाश का हैबतनाक कटा फटा डरावना चेहरा आ गया। वो कांप उठा, फिर वो अपने आप मुस्कुरा दिया। इस ख्याल से उसे बड़ी तसल्ली हुई कि कातिल लाश जलकर भस्म हो चुकी थी। उसने अपने हाथों से पेट्रोल डालकर उस तहखाने को आग लगाई थी जिसके अंदर लाश खुली कब्र में पड़ी थी। भला अब वो कहां से जिंदा होकर वापस आ सकती है। बहराम ने बड़े फख्र से सर उठाकर पुराने महल के जले हुए खंडरों को देखा। वो उन खंडरों का हीरो था। उसने खूनी लाश को बड़ी बहादुरी से अपने काबू में लाकर अपनी जान पर खेलते हुए आग की नजर कर दिया था और इंसानों को एक अजाब से निजात दिलाई थी। सर्द रात की तारीकी और सितारों की धीमी रोशनी में पुराने महल के खंडर एक भूत की तरह आसमान की तरफ मुंह उठाए खड़े थे। उस वक्त एक अजीब से ख्याल ने बहराम को घेर लिया। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो महल के खंडर में जाकर वो तहखाना देखे जहां लाश को जलाकर राख किया गया था। उसे अपने ऊपर एक ऐसे बहादुर जर्नैल का गुमान होने लगा जो अपना फतह किया हुआ किला देखना चाहता था। बहराम ने कार का रुख किले के खंडरों की तरफ कर दिया। बहराम की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो वो कभी अंधेरी रात में एक वीरान किले के खंडरों में जाने की जुर्रत न करता। लेकिन जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं, बहराम एक निडर और बहादुर सुराग रसां था। ऐसे लोग अगर निडर और दलेर ना हो तो सुराग रसानी नहीं कर सकते। उनके दिल खौफ और डर से पाक होते हैं। यही वजह है कि वो बेधड़क आधी आधी रातों को कब्रिस्तानों, जंगलों और असेबी किलों में दाखिल हो जाते हैं। किले के खंडर अब बिल्कुल सामने आ गए थे। एक सुनसान सा कच्चा रास्ता किले की तरफ जा रहा था। दोनों तरफ झाड़ियां उगी थी। सड़क पर जगह जगह पत्थर बिखरे पड़े थे। बहराम ने गाड़ी एक जगह खड़ी कर दी क्योंकि अब पत्थरों की वजह से गाड़ी बहुत ज्यादा हिचकोले खाने लगी थी। बहराम गाड़ी में से बाहर निकल आया। उसने टॉर्च निकालकर हाथ में पकड़ ली। पिस्तौल उसकी जेब में ही था। एक ये ख्याल भी उसके जहन में था कि हो सकता है नजमा को अगवा करने वाले मफरूर डाकुओं ने इसी किले के खंडरों में पनाह ले रखी हो। बहराम किले के खंडरों में दाखिल हो गया। अब वो पत्थरों पर गिरी पड़ी दीवारों और टूटे हुए सतूनों की ओट में होकर आगे बढ़ रहा था कि अगर डाकू वहां कहीं भी हो तो उनकी नजर न पड़ जाए। ये जगह बहराम की देखी भाली थी। वो बड़ी आसानी से चला जा रहा था। उसे वो तहखाना खूब याद था जिसके अंदर शैतान डॉक्टर ने लाश रखी हुई थी। अंदाजे के मुताबिक चलता हुआ तहखाने की सीढ़ियों के बाहर पहुंच गया। यहाँ उसने टॉर्च जलाकर देखा तो उसे झाड़ियों के अंदर पत्थरों के बीच में छोटा सा सुराख नजर आया। उसने पत्थरों को परे हटाया। वो गिरे पड़े साफ मालूम होता था कि किसी इंसान ने उन पत्थरों को चुनकर वहां लगाया है। बहराम का माथा ठनका। हो ना हो मफरूर डाकू इसी जगह छुपे हुए होंगे। अब वो फूंक फूंक कर कदम रखने लगा। वो बड़ी आहिस्तगी से सुराख के अंदर दाखिल हो गया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि अंदर एक गार चला गया था। यह किसी जमाने में महल के तहखाने की राहदारी थी जहां से चलकर लाश अपने तहखाने की कब्र में जाया करती थी। बहराम ने टॉर्च बुझा दी। वो दीवार के साथ साथ लगकर कदम कदम आगे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद दीवार का वो सुराख आ गया जिसके अंदर कभी लाश का तहखाना हुआ करता था। बहराम सुराख में से निकलकर तहखाने में आ गया। यहाँ बड़ी गहरी खामोशी छाई हुई थी। एकदम से किले की पुरानी बुर्जी पर से उल्लू की डरावनी आवाज सुनाई दी। बहराम ने सोचा कि जरूर डाकू इसी जगह सो रहे होंगे। उसने आहिस्ता से जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिया। अब वो हर तरह से चौकस था। वो तहखाने में आगे बढ़ा ही था कि उसका पांव किसी इंसानी जिस्म से टकरा गया। बहराम गिरते गिरते बचा। शायद कोई डाकू गहरी नींद सो रहा था। हैंड्स अप। बहराम ने पिस्तौल तानकर टार्च रोशन कर दी। उसका ख्याल था कि सोया हुआ डाकू हड़बड़ा कर उठेगा और टार्च की रोशनी में चुंधियाकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देगा। लेकिन टार्च के जलते ही बहराम ने देखा कि उसके पांव में एक इंसान की लाश पड़ी थी। बहराम ने झुककर उसे देखा। लाश की गर्दन टूट चुकी थी। उसने टार्च की रोशनी इर्द गिर्द डाली। वो चौंक पड़ा। करीब ही एक और लाश औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। बहराम ने लाश को रोशनी में गौर से देखा। एकदम से बहराम का सारा जिस्म ठंडा पड़ गया।
उन दोनों लाशों को वैसे ही हलाक किया गया था जिस तरीके से पुरानी लाश हलाक किया करती थी। बहराम का दिल पहली बार खौफ से धड़का। तो क्या लाश जिंदा है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने तो लाश को अपने हाथों पेट्रोल डालकर जलाया था, वो तो जलकर राख हो चुकी होगी। बहराम ने कब्र के अंदर टार्च की रोशनी डाली। कब्र बिल्कुल खाली थी। बहराम ने गौर से देखा, कब्र के अंदर लाश की एक हड्डी भी नहीं थी। आग ने उसे जलाकर बिल्कुल भस्म कर दिया था। बहराम मुतमईन हो गया कि लाश जिंदा नहीं है और ये दोनों जरूर डाकू हैं और जवाहरात के लालच में किसी बात पर आपस में झगड़कर एक दूसरे के हाथों हलाक हो गए हैं। बहराम ने एक बार फिर लाशों पर टार्च की रोशनी की। उसका दिल उछलकर हलक के करीब आ गया। कब्र के किनारे मिट्टी पर लाश के पांव के बिल्कुल ताजा निशान पड़े थे, वही बड़े बड़े भद्दे कटे फटे पैरों के निशान। ऐसा लगता था जैसे लाश अभी अभी वहां से चलकर गई हो। बहराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। लाश के पांव के निशान उसके सामने मौजूद थे। बहराम का सर एक बार तो चक्कर खा गया। लाश भस्म हो जाने के बाद किस तरह दोबारा जिंदा हो सकती थी? अगर लाश जिंदा नहीं थी तो फिर कब्र के बाहर पांव के निशान किसके थे? लाश के पांव पहचानने में बहराम कभी धोखा नहीं खा सकता था। उसका मुकाबला लाश के साथ होता रहा था। उसने कई बार लाश के पांव के निशान देखे थे। बहराम टार्च की रोशनी में लाश के पांव के निशानों के साथ साथ आगे बढ़ा। निशान तहखाने से बाहर जाकर गार के पथरीले फर्श पर मिट गए थे। बहराम को ख्याल आया कि डाकू अगर गार में रहते थे तो जरूर नजमा भी उन्होंने वहीं किसी जगह छुपा रखी होगी। उसने नजमा की तलाश शुरू कर दी। वो नजमा को आवाजें देते टार्च की रोशनी में उस जगह आ गया जहां नकली नोट छापने की मशीन लगी थी। बहराम ने बड़े गौर से उस मशीन को देखा। साफ मालूम हो रहा था कि नोट छापने की मशीन है। नकली नोटों के बंडल पास ही मेज पर पड़े थे। नजमा वहां कहीं नहीं थी। आखिर नजमा कहां चली गई? कहीं डाकू ने उसे कत्ल तो नहीं कर दिया? लेकिन डाकू को उसे कत्ल करने की क्या जरूरत थी? उन्हें तो नजमा के एवज लाखों रुपए के जवाहरात मिलने वाले थे। अगर नजमा का बाप उन्हें जवाहरात देने से इनकार कर देता तो फिर डाकू नजमा को कत्ल कर सकते थे। मगर उसने फोन पर जवाहरात लाने का वादा कर लिया था और डाकू उसकी बात मान गए थे। फिर नजमा कहां चली गई? एक बात तो साफ हो गई थी कि लाश किसी अजीबोगरीब वजह से दोबारा जिंदा हो चुकी है। ये बात भी खुलकर सामने आ गई थी कि दोनों डाकुओं को लाश ने हलाक किया है। तो कहीं नजमा को भी लाश ने कत्ल तो नहीं कर दिया? अगर ये बात है तो नजमा की लाश कहाँ है, जबकि बाकी दोनों डाकुओं की लाशें वहां मौजूद हैं? कहीं नजमा की लाश को जिंदा लाश अपने साथ तो नहीं ले गई? कहीं उसने नजमा के मुर्दा जिस्म को जमीन के अंदर तो नहीं दबा दिया? बहराम को अपने पुराने तजुर्बे की बिना पर यह मालूम था कि लाश मुर्दा जिस्म को जमीन के अंदर दफन नहीं करती। अगर ऐसी बात होती तो वो दोनों डाकुओं की लाशें बाहर न पड़ी रहने देती। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाश नजमा को अपने साथ ही ले गई हो? दोनों डाकुओं को कत्ल करने के बाद लाश नजमा की तरफ आई हो। नजमा चलती फिरती लाश को देखकर चीख मारकर बेहोश हो गई हो और लाश बेहोश नजमा को कंधे पर डालकर वहां से चल दी हो। इस ख्याल से बहराम का माथा ठनका, क्योंकि पुराने तजुर्बे से यह बात भी सामने आ चुकी थी कि लाश बच्चों को अक्सर उठाकर ले जाती थी, चाहे बाद में उन्हें मार डाले या किसी वीरान जगह फेंक दे या उसे दरिया में डुबो दे। बहराम ने सोचा कि गार से बाहर चलकर लाश के पैरों के निशान देखने चाहिए, क्योंकि जाहिर है लाश उस गार से निकलकर बाहर ही गई होगी। बहराम गार से बाहर आ गया। रात आधी गुजर चुकी थी। आसमान पर सितारों की रोशनी जगमग कर रही थी। बहराम ने टार्च की रोशनी की और जमीन पर लाश के पांव के निशान देखने लगा। वो बड़ा हैरान हुआ। जमीन की मिट्टी पर लाश के पांव के निशान साफ नजर आ रहे थे। इसका मतलब ये था कि लाश सचमुच जिंदा हो चुकी थी। बहराम का दिल डूबने लगा। अब लाश फिर से कत्ल की वारदातें करेगी और अगर किसी चालाक शख्स ने लाश को काबू कर लिया तो वो उससे कत्ल भी करवाएगा और डाके भी डलवाएगा। बहराम के लिए एक नया अजाब शुरू हो चुका था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इस दिलचस्प कहानी का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के अगले हिस्से पर पहुंच जाइए। नीचे कमेंट्स में अपने कीमती ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए कि ये कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।